जय श्री कृष्ण। ये वॉइस चेक करना भाई। हाँ बेटा, एक बार वॉइस चेक करो। सही है। सुनो, अपन जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, ये कोर्स बीएससी एंड बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए है। अपन जो बात करेंगे, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पास कोर्स वाली बीएससी करते हैं। पास कोर्स का मतलब होता है 3 ईयर वाली प्रोग्राम वाली बीएससी करते हैं। कई ऐसे होते हैं जो इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं, बीएससी और बीएड का, जो 4 साल वाला कोर्स होता है। और कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बीएससी ऑनर्स करते हैं। कोई एक सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं, फिजिक्स से करना है, मैथ्स से करना है, तो फिर नेक्स्ट जो सब्जेक्ट होता है सेकंड वो सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो वो सब्सिडनरी सब्जेक्ट यूज करते हैं। मान लो फिजिक्स किसी ने ऑनर्स ले रखी है तो मैथ ले लेता है या केमिस्ट्री ले लेता है, या मैथ ऑनर्स ले रखी है तो फिजिक्स वो सब्जेक्ट ले लेता है। तो ये अपन जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं बीएससी ऑनर्स के लिए भी है, बीएससी के लिए भी है और बीएससी बीएड के लिए भी है। इन कोर्स को अपने को कवर करेगा और ये बीएससी के प्रथम वर्ष का कोर्स है, फर्स्ट ईयर का। अब आपका सेकंड क्वेश्चन होगा सर मीडियम क्या रहेगा, तो अपन बेटा बाइलिंगुअल एक्सप्लेन करेंगे, मतलब अपन हिंदी प्लस इंग्लिश कंबाइंड एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है सर। नोट्स का प्रावधान क्या रहेगा, मैं क्लास में नोट्स लिखवाऊंगा, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं कि जो नोट्स नहीं लिख पाते, तो उन्हें अपने एप्लीकेशन के अंतर्गत दोनों मीडियम के, हिंदी के भी नोट्स मिल जाएंगे और इंग्लिश के भी नोट्स, पूर्ण व्यवस्थित तरीके से आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, दोनों मीडियम के उपलब्ध हैं। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा और मैं आपको ये एडवाइस दूंगा कि आप जो नोट्स तैयार करो वो क्लास में ही तैयार करो। जैसे अपन 12th स्टैंडर्ड पे पढ़ के आए हो, उसी स्टैंडर्ड पे पढ़ने की कोशिश करना। बात आती है कि सर फिजिक्स का सिस्टम हमें आगे कैरियर बनाना है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th करके आए हैं, उनका मानस ऐसा होता है कि सब हम बीएससी इस प्रकार करें कि आगे चल के जैसे हम यूपीएससी की तैयारी करें या कोई और एग्जाम की तैयारी करें, या हमें आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी में जाना है या रिसर्च सेंटर के अंतर्गत जाना है साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट पर, तो हमें फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से करनी है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आप जब 2 या 4 या 5 क्लास लेंगे तो तुम्हें ये फील हो जाएगा तुम 12th स्टैंडर्ड पे कौन से टीचर से कैसे पढ़े हैं, मैटर ये नहीं करता है। मैं आपको ये विश्वास दिला रहा हूं कि जब आप क्लास लेंगे ना, तो मात्र 2 या 4 क्लास में आप एक ही बात बोलेंगे सर क्योंकि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में बड़ा डिफरेंस होता है भाई। एक तो स्कूल स्टैंडर्ड आपने स्टडी की है, अब आप स्टडी करो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, क्योंकि यह कॉलेज सिस्टम होता है। यहां पे हर चीज को, वहां पे अपन संक्षिप्त रूप में पढ़ते हैं, शॉर्ट में पढ़ते हैं। यहां पे उनका बेटा एक्सप्लेनेशन है, जो आपने वहां पे स्टडी की है, टॉपिक पढ़े हैं आपने, टॉपिक उनकी यहां पे चैप्टर्स हैं, बुक है उनकी। जैसे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ के आए हो, वहां पे आपने कूलाम फोर्स से रिलेटेड बातचीत की है। अब ये कूलाम फोर्स क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे फेल होता है, ये पूरी कहानी है। ऐसी अपन ने 11th क्लास में मोशन से रिलेटेड बातचीत की है, कोई पार्टिकल ले लिया, कोई कण ले लिया, उस कण की गति के बारे में अध्ययन किया है। तो पार्टिकल की मोशन पर एक बुक है तुम्हारे कि पार्टिकल कैसे मोशन करेगा। रेक्टिलिनियर मोशन रहेगी, उसकी सरल रेखीय गति रहेगी, सर्कुलर मोशन रहेगी, क्या कहानी है। तो उसमें एक बुक पढ़ेंगे जिसका नाम मैकेनिक्स होगा। तो मैकेनिक्स जो बुक है, यांत्रिकी जो बुक है, वो इसी पे डिपेंड है। मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूं इस कहानी के माध्यम से कि यहां पे अपन जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसकी ब्रॉड नॉलेज पढ़ेंगे कॉलेज स्टैंडर्ड पर। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं, उनकी तलाश होती है कि सर हम कैरियर फिजिक्स में ही बनाना चाहते हैं, तो उससे कैसे स्टडी करें, उससे रिलेटेड हमको मटेरियल कैसे मिले। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे आपके कोर्स में सिलेबस के अंतर्गत जैसे जैसे पेपर हैं, अपन उसी पेपर को भयंकर तरीके से तैयार करेंगे। भयंकर शब्द का अर्थ यहाँ पे यह है कि डीपली नॉलेज के साथ तैयार करेंगे। और ये तुम्हें ऐसा नहीं है कि सर हमें 2 महीने पढ़ना है, 1 महीने पढ़ना है। मात्र 4 से 5 क्लास लेंगे या 2 क्लास लेंगे तो आपको फील हो जाएगा कि सर का पढ़ाने का जो मेथड है, वे ऑफ टीचिंग है, वो अल्टीमेट है। ठीक है। और सर हमें और भी जल्दी है, तो एक काम कर सकते हो, अपना चैनल है यूट्यूब पे इंस्पायर एकेडमी करके, ठीक है,
या आप के शर्मा फिजिक्स डालेंगे तो इंस्पायर एकेडमी के नाम से एक चैनल आ जाएगा, वहां पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको वहां पे बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ठीक है, और इसके बाद आईआईटी, जेएम, नेट, वहां पे सभी कोर्सेज की क्लासेज मिल जाएंगी। तो मेरी सलाह ये है कि जो बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लासेज है, लगभग 25 के अप्रोक्सीमेट क्लास हैं, तो उनको आप डेमो के रूप में ले सकते हो, ठीक है। और फिजिक्स ऑनलाइन बाई के सर के नाम से प्ले स्टोर पर अपना एप्लीकेशन है, तो उसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहां पे सभी बैचेज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है, और वहां पे रिकॉर्डेड, अब कई बच्चे ऐसे हैं सर हमें लाइव क्लास लेनी है, कई रिकॉर्डेड लेनी है, कई ऑफलाइन लेनी है, तो सभी बैच अपने पास उपलब्ध हैं। यदि आप रिकॉर्डेड क्लास लेना चाहते हो तो आपको सभी सब्जेक्ट की रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाएगी। आप यदि सर हम लाइव क्लास लेना चाहते हैं तो लाइव क्लास भी मिल जाएगी, लेकिन लाइव क्लास का टाइमिंग मॉर्निंग में, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं, 7 से 8 रहता है, सेकेंड ईयर का 8 से 9 रहता है, थर्ड ईयर का 9 से 10 रहता है। ये लाइव क्लास का टाइमिंग होता है ऑनलाइन में, ठीक है। रिकॉर्डेड क्लास आप कभी भी ले सकते हो। कई बच्चे सर लाइव क्लास ले लेंगे, इसके बाद यदि हमको क्लास ले ली फिर लेने की इच्छा है तो क्या विचार है आपका, तो आप लाइव क्लास ले लेते हो, उसके बाद वो क्लास सेव हो जाती है, मतलब वो रिकॉर्डेड का वर्क करती है, तो आप बाद में भी सर कितनी बार दे सकते हैं, जब तक आपने एग्जाम हो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, कितनी बार भी दे सकते हो, जब तक तुम्हारे एग्जाम होंगे तब तक क्लास आपके पास रहेगी। एग्जाम कंप्लीट होते ही वहां से क्लास रिमूव हो जाएंगे एप्लीकेशन से, ठीक है, ये सिस्टम रहेगा। अब कई बच्चे ऐसे हैं सर हमारी राजस्थान यूनिवर्सिटी है या कई अदर स्टेट के, ठीक है, या शेखावाटी है, ब्रज है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज है, सर हमारा सिलेबस क्या रहेगा, कैसे कराओगे, कई सर हम ऑटोनोमस सुबोध कॉलेज से हैं, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। फिजिक्स के सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, ओनली फिजिक्स के, मैथ केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं प्रेजेंट कंडीशन में। फिजिक्स का जो आपका सिलेबस है वो लगभग सभी यूनिवर्सिटीज का 85 से 90% सेम है। अब कई बच्चे ऐसे हैं सर हमारी अदर स्टेट, जैसे अपन बात करें औरंगाबाद यूनिवर्सिटी है यूपी की, तो तुम्हारा भी 85% सेम है। अब जो 15% अलग से उन टॉपिकों को मैं बता दूंगा, ये इस यूनिवर्सिटी के टॉपिक हैं, अपन अलग से कर लेंगे उनको टॉपिक्स को, राजस्थान यूनिवर्सिटी या कोई अदर यूनिवर्सिटी उनको करने की आवश्यकता नहीं है। तो लास्ट में जो 10%, 5% अलग से टॉपिक्स हैं उन्हें यूनिवर्सिटी वाइज करा देंगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मस्त रहो कि सर हमारे तो शेखावाटी लगती है, आपका क्या विचार है, तो लगभग 85 से 90% सिलेबस सेम है, मात्र 10 या 5% का सिस्टम अंतर लगाएगा, उसको मैं करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है। और बीएससी प्रथम वर्ष की बात करें तो कई यूनिवर्सिटीज ने जो सेमेस्टर वाली कहानी को डाल दिया है, तो आपको समस्या यहां पे इसलिए दूर और हो जाती है कि तुमका सबका सिलेबस लगभग सेम हो जाता है। जैसे अपने नई शिक्षा नीति के तहत जो सिलेबस लॉन्च किया गया है वो लगभग सबका सिलेबस सेम है, ठीक है, चाहे वो अदर स्टेट की बात करें, चाहे राजस्थान की बात करें, राजस्थान के अंतर्गत जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनकी बात करें, ठीक है। तो कोई भी यूनिवर्सिटी है, कोटा यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो या आप अलवर की मत्स्य यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हो, भरतपुर ब्रज यूनिवर्सिटी, शेखावाटी, राजस्थान, सबका सिलेबस की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आपको तो एक काम करना है, लगभग 5 से 7 क्लास लेके वे ऑफ टीचिंग चेक करना है, बाकी काम मेरा है। मैं फिर दोबारा बोल रहा हूं, जैसे आप स्कूल में पढ़े थे ऐसे ही अपन यहाँ पे तैयारी करेंगे। स्कूल में पढ़ने का मतलब यहाँ पे ये है कि अपन क्लास में नोट्स तैयार करेंगे शानदार तरीके से, ठीक है, और मात्र आप, जैसे मैं यहाँ पे 1 घंटे क्लास लेता हूं, तो आपको मात्र घर पे बैठ के 15 से 20 मिनट जो मैं पढ़ाता हूं उसको तैयार कर लेना है, बाकी मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। और इतना मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो पढ़ाऊंगा वो अल्टीमेट समझ में आएगा, नो डाउट। चलो तो अपने टॉपिक से रिलेटेड बातचीत करें। अब अपना जो पेपर है या तुम्हारे सीनियर है उनसे तुम पूछ सकते हो, जैसे कहीं पे भी आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, कोई भी इंस्टीट्यूट, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम या एकेडमिक एग्जाम से रिलेटेड, तो उसका सीधा सा इंस्टीट्यूट के बारे में जानने का सीधा तरीका है कि उस इंस्टीट्यूट से, भाई तुम्हारे सीनियर हैं वो कहाँ पढ़ रहे हैं और आपको कहाँ के बारे में गाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो उनसे आप एडवाइस लो, और वो जो बोलते हैं वो एकदम सही है। चाहे मेरे बारे में या इंस्पायर एकेडमी के बारे में बुराई कर रहे हैं तो बुराई भी सही है उनकी, और यदि अपने बारे में वो लोग पॉजिटिव बात कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव बात ठीक है। तो आप अपने सीनियर से एडवाइस लो, मेरी सलाह ऐसी है। और जब आप सीनियर से एडवाइस लेंगे तो ये मुझे बिलीव है कि एकमात्र राजस्थान की सबसे बड़ी संस्था है जिसके बारे में ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं मैं, बीएससी एमएससी, मतलब फिजिक्स के रिलेटेड हायर एजुकेशन में, जिसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और वो क्यों,
उसका सीधा सा तरीका होता है टीचर की वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो तरीका है। चलो तो, और स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा लगता है, जब 4-5 क्लास आप लेंगे तो आपको भी अच्छा फील होगा। तो अपन सबसे पहले जो पेपर स्टार्ट करेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसके तहत जो तुम्हारे सबसे पहले पेपर कनेक्ट किया गया है वो मैकेनिक्स पेपर जोड़ा गया है, ठीक है। और पेपर कैसे होगा, क्या कहानी है, सेमेस्टर कैसे लगेंगे, ये मैं आपको 1-2 क्लास के बाद कंप्लीट बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा अपन पढ़ लें, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा सर सेमेस्टर में ऐसे पेपर लगेंगे, क्वेश्चन ऐसे आएगा, इतने नंबर का आएगा, इतने वर्ड हमको लिखने हैं, ठीक है। आपकी ही नोटबुक में मैं आपको 1-2 पेपर सेमेस्टर वाइज के मॉडल पेपर सॉल्व करवा दूंगा, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, और कैसे लिखना है वो भी सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो अब अपन बात करते हैं अपने फर्स्ट पेपर जो कनेक्ट किया गया है मैकेनिक्स, यांत्रिकी के नाम से है। मैकेनिक्स के नाम से है, ये तुम्हारा पेपर है, फिजिक्स के अंतर्गत बात कर रहे हैं अपन। तो जो मैकेनिक्स वाला पेपर है सर, इसमें हमको क्या पढ़ना है, एक बात माइंड में सेट कर लेना, 12th स्टैंडर्ड पर आपकी स्टडी क्या रही, कितनी परसेंटेज है। कई ऐसे सर हमारे 95 है, 98 है, 99 है, 97 है। मैं आपको इतना समझा रहा हूं बेटा, 12th स्टैंडर्ड पर आपका सिलेबस बहुत कम होता है। ग्रेजुएशन और स्कूल स्टैंडर्ड में यही अंतर है, 12th और ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं मैं, मतलब स्कूल और कॉलेज स्टैंडर्ड की यही अंतर है कि कॉलेज में जो सिलेबस है वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। मैं जो बात कर रहा हूं उस पॉइंट को समझना, कॉलेज स्टैंडर्ड पर जब हम आते हैं तो यहां पे बेटा जो सिलेबस है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, लेंथी सिलेबस हो जाता है, उसको तरीके से कवर करना होता है, बस यही कहानी है, उसको देख के पीछे नहीं भागना होता है। तो कई बच्चे ऐसे सर हमारे 97 है, कर लेंगे हम कवर, यदि ये बात सोच ली ना फिर मामला खराब है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे अपन जयपुर की बात करें तो बेस्ट कॉलेज है महाराजा महारानी, तो इसमें जो सिलेक्शन होता है, कट ऑफ जो जाती है, यदि मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो 97 सिलेक्शन होता है, तो वो 96 का बंदा आ रहा है, 97 का बंदा आ रहा है, और जब रिजल्ट आता है, एवरेज रेशियो बता रहा हूं मैं आपको, जब रिजल्ट आता है तो उनकी परसेंटेज बनती है 65, 60, क्यों 55, ये परसेंटेज क्यों बनती है, जो बंदा 95 क्रॉस करके आ रहा है वो 65 पे क्यों आ गया, क्योंकि स्टार्टिंग में वो हवा में उड़ता है कि हम साहब हमारे स्कूल टॉपर है। भाई तेरे जैसे यहां कितने बैठे हैं, और वो इतना सा सिलेबस है, डिफरेंस को जान, अब तू बड़ा हो गया, 12 साल तक जो तूने स्टडी की है स्कूल स्टैंडर्ड के अंतर्गत वो अलग सिस्टम था, अलग पैटर्न था, और यहाँ कॉलेज स्टैंडर्ड अलग सिस्टम है, ठीक है। तो आपको मेरी बात को ये समझना है कि अपन को जो स्टडी करनी है ना वो पैटर्न चेंज करना है। स्कूल से हम कॉलेज में आ गए, अब तो कॉलेज के लिए अपनी सोच को भी बढ़ाना होगा, थोड़ा सा एनवायरमेंट चेंज करके अलग थिंक टैंक से सोचना होगा हमको, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे टॉपिक पे जैसे अब तुम वहां पे वेलोसिटी के बारे में पढ़ के आए, पोजीशन के बारे में पढ़ के आए, ठीक है, या मैकेनिक्स में पढ़ा तो 2-4 फिक्स टॉपिक है जो आपने पढ़ लिए फर्स्ट ईयर में सर, सॉरी 11th क्लास में, कि सर हमने यूनिट एंड डायमेंशन वाला फर्स्ट चैप्टर था मात्रक और विमा से रिलेटेड, इसके बाद में हम पहुंच गए साहब रेक्टिलिनियर मोशन में पढ़ लेते हैं, सरल रेखी गति, उसमें 2-4 बातें करते हैं वो रेक्टिलिनियर मोशन से रिलेटेड, फिर आगे चल के प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लेते हो तुम, पार्टिकल को जैसे कोई कण है उसको फेंकना सीखते हैं, प्रेक्षेप गति, वहां पे तो मैं उड्डयन काल और फ्लाइट टाइम और ये कैलकुलेट करते हो, ठीक है। इसके बाद में आगे चल के आप सर्कुलर मोशन पढ़ लेते हो, फ्रिक्शन पढ़ लेते हो, तो वो इंट्रोडक्शन है फिजिक्स के चैप्टर्स का जो आप पढ़ के आए हो, केवल इंट्रोडक्शन है, यहां पे उनके बारे में ब्रॉड नॉलेज है, मतलब आपने जो स्टडी की है वो केवल इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे एक एक टॉपिक के बारे में विशेष अध्ययन करना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले कहानी अपन यहां से स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स को पढ़ने के लिए, मैकेनिक्स में क्या है बेटा, मैकेनिक्स में सीधी सी बात है, अपन को जो पार्टिकल है उस पार्टिकल की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करनी है, जो कण है उस कण के अभिविन्यास के बारे में पढ़ना है, पार्टिकल का कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है अपन को, उसकी स्टेट पढ़नी है, उसकी अवस्था पढ़नी है कि वो रेस्ट स्टेट में कैसे रहता है, मूविंग स्टेट में कैसे रहता है। मूविंग स्टेट की बात कर रहे हैं तो वो रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है तो कैसे कर रहा है, उस पार्टिकल पर कौन सा फोर्स अप्लाई है, कैसे वर्क कर रहा है फोर्स,
ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन स्टडी करेंगे मैकेनिक्स के अंतर्गत। तो मैकेनिक्स में जो आपके टॉपिक्स इंक्लूड किए गए हैं, अभी एक बार समझ लो फिर मैं लिखवाऊंगा, मैं तब बोलूं तभी आपको नोट करने हैं, अभी नहीं करने। हाँ, मैकेनिक्स में जो आपके टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं, जैसे चैप्टर फर्स्ट जहां से प्रारंभ होता है, यूनिट फर्स्ट की बात करें, तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो चैप्टर में सबसे पहले एक टॉपिक आता है, बेटा आपको वो ऑब्जर्व करना सिखाता है। कोई पार्टिकल है, वो पार्टिकल रेस्ट में या मूविंग में है, ये आप कैसे ऑब्जर्व करेंगे, आप कैसे प्रेक्षित करेंगे। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, कोई रोड है, रोड, उस रोड के साइड में एक पेड़ उगा हुआ है, कोई रोड है और रोड के पास में ही एक ट्री है, एक पेड़ है, कोई भी वृक्ष लगा हुआ है। अब मैं आपसे पूछता हूं, यह वृक्ष कौन सी अवस्था में है भाई, ये रेस्ट में या मूविंग में है? तो सर आप जनरल सा आंसर इसका, ये रेस्ट स्टेट में है। यही मैकेनिक्स की कहानी है, डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। किस पे डिपेंड करता है? प्रेक्षक पर, जो देख रहा है उस पर निर्भर करता है। यदि ऑब्जर्वर रेस्ट में है तो वो किस में दिखाई देगा? रेस्ट में। और मान लो आप फोर व्हीलर में बैठ के जा रहे हो तो आपको पेड़ पीछे गति करता हुआ क्यों दिखाई देता है फिर? तो ये स्यूडो इफेक्ट है। कौन सा इफेक्ट है ये? स्यूडो, आभासी प्रभाव। अब आभासी प्रभाव क्या होता है? स्यूडो फोर्स कैसे लगता है, कैसे वर्क करता है स्यूडो फोर्स? क्या कारण है स्यूडो फोर्स वर्क करने के? कौन कौन से प्रकार हैं स्यूडो फोर्स के? आभासी बल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है? स्यूडो फोर्स लगता है तब एनएलएम काम करता है क्या? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है आपने, वो कैसे काम करता है, क्यों लगता है स्यूडो फोर्स? क्या पृथ्वी के लिए भी स्यूडो फोर्स वर्क करता है? भाई आपने बोला कण गति कर रहा है, आप फोर व्हीलर में, कोई चार पहिए गाड़ी है जिसमें बैठ के आप जा रहे हो फोर व्हीलर में, और आपने देखा पेड़ पीछे की तरफ गति कर रहा है। वास्तव में पेड़ गति नहीं कर रहा, लेकिन अपन देखते हैं तो अपन को, अपन ऑब्जर्वर है, एक प्रेक्षक है, अपन को पेड़ गति करता हुआ दिखाई दिया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज दिखाई दी, उसका विन्यास मूविंग स्टेट में दिखा। कब गति कर रहा है? जब उसमें फोर्स लग रहा है। अरे कोई भी पार्टिकल मोशन कब करेगा? जब उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो वो फोर्स क्या कहलाता है? स्यूडो फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है? अच्छा, अब माइंड में ये भी तो हमारे क्लियर हो गया कि मोशन कर रहा है तो फोर्स लग रहा है, तो मोशन तो हमारी अर्थ भी कर रही है। अरे ये आप पढ़ के आए हो, पृथ्वी भी तो घूर्णन गति करती है, आपने पढ़ा है, अर्थ भी मोशन करती है। अब अर्थ मोशन करती है तो क्या अर्थ के कारण भी स्यूडो फोर्स लगता है? हाँ लगता है। और यही कारण है कि अभी आपको आगे चल के पढ़ाएंगे कि नदियों के जो किनारे होते हैं, नदी देखिए अपन ने, नदी वो धीरे धीरे अपने बहाव क्षेत्र को बढ़ाती जाती है, उनके किनारों में कट लग जाती है। तो नदी के किनारों में जो कट लगती है, जो रिवर्स होती है, उनके जो बैंक हैं, किनारे हैं, वो इसी के कारण कट जाते हैं कि वहां पे आभासी बल उत्पन्न होता है, स्यूडो फोर्स वर्क करता है। साइक्लोन्स देखा है, चक्रवात, अपन गांव में ऐसे कहते हैं बहुत तेज तूफान आता है जब ऐसे रोटेट रोटेट करता है, तो कहते हैं इसमें भूत है, घोस्ट रहता है, सुना है नाम? तो वो साइक्लोन्स कैसे डिजाइन होता है, कैसे बनता है चक्रवात, सब मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये भी स्यूडो फोर्स की एक कहानी है, आभासी बल की कहानी है, जो कि पृथ्वी के गति के कारण स्यूडो फोर्स जनरेट होता है। ये सब आपके सिलेबस के अंतर्गत है। तो फर्स्ट चैप्टर बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो मैकेनिक्स आप पढ़ोगे। ये मैकेनिक्स वाला पेपर है, डिपेंड आपके ऊपर करता है। अब ये मैं सोचना, मैं पहले ही बोल रहा हूं कि सर हमारी 65% है, 75 है, 55 है, मैं ये फिर बोल रहा हूं डिपेंड इस पे नहीं करता है। डिपेंड सिर्फ एक बात पे करता है कि आपकी पढ़ने का तरीका कैसा है, आपके अंदर भूख है या नहीं। यदि तुम्हारे अंदर पढ़ने की भूख है तो 55 वाला बच्चा भी 12th में यदि 65 है या 55 है या 50 है, वो बच्चा भी बहुत अच्छी फिजिक्स सीख सकता है। फिजिक्स का मतलब है कि हायर एजुकेशन में अच्छा अचीवमेंट ले सकता है। जैसे आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी में जा सकता है, जेस्ट के थ्रू रिसर्च सेंटर के अंतर्गत जा सकता है, और भी बहुत सारे एग्जाम लगते हैं रिसर्च सेंटर के, जैसे बार्क का है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, इसरो है, ठीक है। तो ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है। बट सिर्फ एक चीज चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ने की तुम्हारे अंतर्गत एक भूख होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी गाइडेंस की टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको धीरे धीरे जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं, जैसे इस बार लाइन लगा के अपने रिसर्च सेंटर में सिलेक्शन हुआ है, मैं सबसे आपको मिलवा भी दूंगा। मिलवाने का मतलब है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे मिलवा दूंगा, ठीक है, और उनसे बातचीत भी करवाऊंगा। आप अभी अपने टॉपिक्स पे आओ, तुम्हारी एडवाइस, भाई सीधी सी बात है, तुम्हें गाइडेंस मिलनी चाहिए, तो वो लोग तुम्हें एडवाइस करेंगे, अच्छी सलाह देंगे। हाँ,
तो फर्स्ट चैप्टर में हम सीखेंगे ऑब्जर्वेशन करना, देखना सीखेंगे। उस टॉपिक को अपन बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं? निर्देश तंत्र कहते हैं, निर्देश तंत्र। मैं आपसे एक बात पूछूं कि मान लो मेरे सामने एक दीवार है, मेरे सामने एक दीवार है। अब मैं आपसे पूछता हूं, प्रश्न को समझने का प्रयास करना, यह दीवार कितनी दूरी पर उपस्थित है? यह दीवार कितनी दूरी पर उपस्थित है? मेरे क्वेश्चन को समझना। मेरे सामने कोई दीवार है और मेरा क्वेश्चन है आपसे, यह दीवार कितनी मीटर दूरी पर उपस्थित है या कितनी फीट डिस्टेंस पर प्रेजेंट है? ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। लेकिन किससे? बोर्ड से या मुझसे? यदि मेरे सापेक्ष देख रहा हूं तो अलग डिस्टेंस होगी, और बोर्ड के लिए देख रहे हैं तो अलग डिस्टेंस होगी। मेरी बात समझ में आई ना? तो जिसके सापेक्ष आप देख रहे हो, जैसे कई बार अपन ऐसे नहीं कहते क्या, ये छोटा भैया है, ये बड़ा भैया है। किससे छोटा है, किससे बड़ा है? क्या पापा से बड़ा है? अपन कहते हैं ये बड़ा भैया है, किससे बड़ा है? पापा से बड़ा है क्या? तो वो ऑब्जर्व किसके रेस्पेक्ट में किया गया? आपके रेस्पेक्ट में। आपसे बड़ा है और वो आपसे छोटा है। तो आप क्या हो? एक निर्देश तंत्र। आप क्या हो? तो जिसके सापेक्ष ऑब्जर्व किया जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्व करते हैं, जिसके सापेक्ष देखते हैं, जिसके सापेक्ष कण को समझाते हैं, पार्टिकल को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे वो फैन 5 मीटर डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, मान लो वहां पे कुछ फैन है, पंखा है, और वो 5 मीटर दूरी पर उपस्थित है। किससे? मुझसे। तो मैं उसके लिए क्या हो गया? निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसा स्पेस होता है, एक ऐसी समष्टि होती है, ऐसी जगह होती है जिसके सापेक्ष कण को बेटा परिभाषित किया जाता है, कण को प्रदर्शित किया जाता है। पार्टिकल को एक्सप्लेन करने वाला सिस्टम क्या कहलाता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी है, निर्देश तंत्र की कहानी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटेड पढ़ेंगे, फिर वहां पे पढ़ाएंगे कि जो न्यूटन साइंटिस्ट है उसने कहा था फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक इनर्शियल होता है, एक नॉन इनर्शियल होता है, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। इनर्शियल की क्या कहानी है, नॉन इनर्शियल की क्या कहानी है, किसे नॉन इनर्शियल कहेंगे, यहीं पे स्यूडो फोर्स का जन्म होता है। तो ये सब पढ़ेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़ेंगे, निर्देश तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर जो स्टार्ट होगा, सेकंड चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, ये टॉपिक आपने नहीं पढ़ा, ये कहानी क्योंकि 1905 से स्टार्ट होती है। सेकंड चैप्टर में जो अपन पढ़ाएंगे उसका नाम है बेटा, एक साइंटिस्ट का नाम सुना है तुमने, अल्बर्ट आइंस्टीन। क्या नाम सुना है? तो उस साइंटिस्ट की थ्योरी पढ़ाएंगे आपको, सिद्धांत पढ़ाएंगे। तो उस सिद्धांत को अपन जो जानते हैं उसे एसटीआर कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे अपन? एसटीआर, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत। क्या बोलते हैं? आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाएंगे कि एसटीआर क्या कहानी है। ये कब आई थी? 1905 में, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। तो सेकंड चैप्टर अल्बर्ट आइंस्टीन की एसटीआर थ्योरी पर बेस है कि वास्तव में एसटीआर क्या है, क्यों आया एसटीआर। बेटा ये एसटीआर की कहानी जब लगती है जब पार्टिकल की जो वेलोसिटी है, जो कण का वेग है, वो कण का वेग अप्रोक्सीमेट इक्वल टू होता है किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। एसटीआर कब लगेगा, कब काम करेगा? जब कण का वेग लगभग प्रकाश के वेग के तुल्य हो। लगभग सी का मतलब क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पे तुम्हारे न्यूटन्स के नियम कार्य नहीं करते, फेल हो जाते हैं। यहाँ पे न्यूटन हाथ ऊपर कर देता है, भाई मेरे नियम नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे जो लॉ लगता है वो बेटा नई फिजिक्स आ जाती है, और वो फिजिक्स कहलाती है तुम्हारी एसटीआर। क्या कहलाती है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं। पढ़ाएंगे इसके बारे में। तो ये थ्योरी तब लगेगी। हाँ भाई, ये सेकंड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में हम पृथ्वी को घूर्णन गति कराएंगे। किसको? अर्थ है वो रोटेशन मोशन करेगी, और रोटेशन मोशन के कारण कौन कौन से फोर्स का प्रोडक्शन होता है, वहां पे जनरेट होते हैं। जब अर्थ पृथ्वी घूर्णन गति करती है तो वहां पे अपन को कौन कौन से बलों का उत्पादन होता है, उनकी स्टडी करेंगे अपन।
मतलब पृथ्वी की गति के बारे में अध्ययन करना है, अर्थ की मोशन के बारे में स्टडी करनी है। कौन से चैप्टर में? थर्ड चैप्टर में। फर्स्ट में क्या पढ़ा अपन ने? निर्देश तंत्र की कहानी, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सेकंड चैप्टर में एसटीआर पढ़ा। थर्ड चैप्टर में पृथ्वी की घूर्णन गति पढ़ी। मतलब पृथ्वी है वो भी एक निर्देश तंत्र है, अर्थ भी क्या है? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जैसे अपन कह रहे हैं भैया जो अर्थ है उसके सापेक्ष चंद्रमा चारों तरफ गति कर रहा है, मून है वो घूर्णन गति करता है नहीं करता है अर्थ के? तो कहां से देख रहे हैं हम? पृथ्वी से। मेरी बात समझ में आ गई? जैसे एक बॉल है उसको पृथ्वी मान लो, उस पर एक चींटा बैठा दिया अपन ने, चींटा बैठा दिया, अब दूसरी बॉल को घुमा रहे हैं अपन, नहीं घुमा रहे क्या? तो ये बॉल जिसपे चेंटा बैठा रखा है आपने, ये अर्थ हो गई नहीं हो गई, और ये क्या बन गई? मून। तो ये अर्थ किसकी तरह कार्य कर रही है? अब यहाँ पे जो बैठा रखा है प्राणी आपने, ठीक है, वो किसको देख रहा है? दूसरी बॉल को घूमते हुए देख रहा है। तो ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन गई नहीं बन गई? निर्देश तंत्र बन गई नहीं बन गई? तो यही कहानी पढ़नी है अपन को। पृथ्वी भी क्या है? एक निर्देश तंत्र है, अर्थ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो किस प्रकार बिहेव करती है, तो ये पढ़ेंगे आप। इसके बाद में फोर्थ चैप्टर के अंतर्गत आप बेटा 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा है, केवल नाम सुना है, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। नाम सुना है आपने, संरक्षी है, संरक्षी बल। वहां पे गुरुजी से इतना सा बताते हैं, वह बल जिसमें किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करे, पाथ पे डिपेंड नहीं करे, वो संरक्षी बल होता है। ऐसे पढ़ा है आपको गुरुजी, ऐसे पढ़ा देते, याद हो तो। जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, अब हमें ए से बी की तरफ जाना है। तो ए से बी की तरफ एक तरीका तो ये हम ऐसे चल जाएं, एक तरीका ये हम ऐसे चल जाएं, एक तरीका ये हम ऐसे चल जाएं। तो एक तरीका तो ये हो गया, तो ये फर्स्ट पाथ, ये सेकंड पाथ, और एक थर्ड पाथ। आपको ए से बी तक जाना है, तो एक तो ए से बी ऐसे जा सकते हो, एक ऐसे जा सकते हो, एक ऐसे जा सकते हो। तो जब तुम फर्स्ट पाथ से जाओगे तो वर्क होगा नहीं होगा? होगा। सेकंड से जाएंगे तो वर्क होगा नहीं होगा? यदि यहां से ऐसे गए ए से बी, या यहां से ऐसे गए, और दोनों कंडीशन में वर्क क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। वर्क क्या आ रहा है? मतलब पथ पर डिपेंड, जो पाथ है उस पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस समय जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कौन सा फोर्स बोलते हैं? ऐसा आपने 11th में गुरुजी से पढ़ा है, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। संरक्षी बल क्या होते हैं, असंरक्षी बल क्या होते हैं। वहीं पे एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़ा है, यदि आपने 11th में स्टडी की है तो ये चैप्टर में हम ब्रॉड लेवल पे पढ़ेंगे कि कंजर्वेटिव फोर्स की क्या कहानी है, कैसे उत्पन्न होता है, कौन कौन से फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, क्या न्यूक्लियर फोर्स कंजर्वेटिव है, नहीं है तो क्यों नहीं है, नाभिकीय बल नाम सुना है, ये संरक्षी बल है या नहीं, नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इनसे रिलेटेड अपन स्टडी करेंगे। आगे बात समझ में? कौन से चैप्टर में? फोर्थ चैप्टर में, संरक्षी बलों के बारे में। फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? अभी नाम सुने तुमने वहां पे छोटे छोटे टॉपिक। 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ के आओ, सेंटर ऑफ मास। क्या पढ़ा है? द्रव्यमान केंद्र का नाम सुना होगा, सेंटर ऑफ मास का। टक्कर नाम सुना होगा, टक्कर, टक्कर, प्रत्यास्थ टक्कर, सम्मुख प्रत्यास्थ टक्कर, अप्रत्यास्थ टक्कर, ये सेंटर ऑफ मास, कोलिजन। फिर कोलिजन में टाइप्स पढ़ी होंगी, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन या इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ऐसा तुम पढ़ के आए हो। तो ये पढ़ेंगे अपन 5th चैप्टर में, लेकिन बड़े लेवल पर है ये। वहां पे एक टॉपिक है, यहाँ पे इनकी क्लास जैसे 20-20 दिन क्लास चलेंगी। जैसे कोलिजन है तो कोलिजन को अकेले ही 10 दिन पढ़ाएंगे, वहां पे छोटे छोटे से टॉपिक हैं। यहाँ पे बड़े लेवल पर टॉपिक हैं। टक कोलिजन पढ़ेंगे, कोलिजन में 1D पढ़ेंगे, 2D पढ़ेंगे। 1D कोलिजन कैसे होती है, 2D कोलिजन कैसे होती है, 3D कोलिजन कैसे होती है, एक विमीय टक्कर, द्विविमीय टक्कर, त्रिविमीय टक्कर। इसी चैप्टर में रॉकेट को लॉन्च करना सीखेंगे कि रॉकेट है वो लॉन्च कैसे होता है, रॉकेट की क्या प्रक्रिया है, रॉकेट डिजाइन कैसे होता है, जो रॉकेट बनाते हैं वो बनाते समय उन्हें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी जरूरी है, रॉकेट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है, उसकी लॉन्चिंग कैसे होती है, क्या सिस्टम है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये सब तुम इसी चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में मतलब ये तुम्हारा आरबीडी वाला पार्ट आ गया, यदि तुम ध्यान समझो तो, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जिसे कहते हैं, दृढ़ पिंड गति की, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, जैसे 6th चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक शब्द सुना है तुमने, जड़त्व आघूर्ण। तो जड़त्व आघूर्ण निकालना सीखेंगे कि जैसे तुम्हारे पास कोई वलय है, रिंग जानते हो? तो रिंग नहीं पड़ी क्या, जैसे हाथ में पहन रखी है ये, अरे छल्ला है कोई, उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है।
कैसे कैलकुलेट करते हैं? रिंग के लिए क्या होता है, स्फीयर के लिए, गोले के लिए क्या होता है? गोला यदि खोखला है, होलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सिलेंडर है, बेलन है, बेलन, इनके लिए जड़त्व आघूर्ण कैसे निकालते हैं? अब सिलेंडर कौन सा है? हो सकता है ठोस हो, सॉलिड हो सिलेंडर, एक होलो भी हो सकता है, खोखला हो सकता है। स्पेरिकल सेल क्या होता है? गोलीय कोष क्या होता है? गुब्बारा देखा है? गुब्बारा, बैलून नहीं देखा क्या? तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, कैसे निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया? बॉल है क्रिकेट की, उसके लिए निकालना। तो ये सब स्टडी करेंगे आप 6 चैप्टर में मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड। जब तुम छोटे बच्चे तो हो सकता है इस प्रकार के गेम खेले हो। एक ऐसा मेला में या तुम कहीं गए हो तो एक ऐसा गेम आता था जिसमें हम ऐसे चाबी भरते थे, फिर उसको ऐसे दबाते थे, वो ऐसे घूमती थी। या ये मान लो आपका कोई पेन है, इसको पकड़ के अपन ऐसे छोड़ देते हैं, ये ऐसे गति करता है नहीं करता? इसे बोलते हैं प्रसरण गति। क्या बोलते हैं इसको? प्रीसेशनल मोशन बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं पुरसरण गति। पे ऊ की मात्रा रे, आधा से कंप्लीट से, फिर रे और फिर ने, पुरसरण गति, पुरसरण गति बोलते हैं। तो पुरसरण गति क्या होती है? वो लोग देखे जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन देखें क्या? तो वो जिस उपकरण पे मिट्टी के बर्तन बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं? चाक। जानते हो क्या? तो वो कैसे गति करता है, उस गति के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे बोलते हैं पुरसरण गति। कौन सी गति बोलते हैं? प्रीसेशनल मोशन ऑफ स्पिनिंग टॉप, चक्रण गति करते हुए लट्टू की प्रसरण गति। तो इनके बारे में स्टडी करेंगे। कौन से चैप्टर के अंतर्गत? इसका पूरा मैथमेटिकल पढ़ेंगे, फिजिकल पढ़ेंगे कि मैथमेटिकल क्या कहना चाहता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब स्टडी करनी है। इसके बाद 7th जो चैप्टर आएगा आपका, ये चैप्टर जो 7th है, आपने नाम सुना, केवल छोटा सा पढ़ के आए हो, सेंट्रल फोर्स। गुरुजी केवल इतना ही लिखाते हैं तुमको, कूलाम फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। जब कूलाम फोर्स की प्रॉपर्टी पढ़ाई होंगी, अरे जब आपको कूलाम बल पढ़ाया होगा तो एक लाइन लिखाई होगी, कूलाम बल एक से केंद्रीय बल है, लिखाया होगा। लेकिन तुम ये वास्तव में नहीं जानते सेंट्रल फोर्स होता क्या है। तो 7th चैप्टर में सेंट्रल फोर्स के बारे में बात करेंगे, केंद्रीय बल क्या होता है, कैसे लगता है, और जब सेंट्रल फोर्स वर्क करता है तो पार्टिकल की मोशन कैसे होती है। तो सेंट्रल फोर्स से रिलेटेड थ्योरम है यहाँ पे, प्रमेय, केंद्रीय बलों से रिलेटेड प्रमेय। जैसे केंद्रीय बलों के अंतर्गत एंगुलर मोमेंटम है वो कांस्टेंट होता है, कंजर्व होता है, वो कैसे होता है? टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट होती है, कैसे होती है? प्लेनेटरी मोशन नाम सुना है तुमने, ग्रह गति कैसे करते हैं? केपलर का नाम सुना है, केपलर का? तो केपलर्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मतलब सेंट्रल फोर्स की कंप्लीट स्टडी करोगे आप 7th चैप्टर में। तो मैकेनिक्स में आपको ये चीज पढ़नी है, समझ में आ गया? तो मैं आपको एक क्लासिफिकेशन तरीके से लिखवाऊंगा। तो आपको क्या करना है, कल से जो नेक्स्ट क्लास लगेगी उसमें आपको क्या करना है, शानदार नोटबुक लेके आनी है, बाइंडिंग वाली नोटबुक जो आती है, और 2-3 कलर्ड पेन रखने हैं, और मैं जैसे जैसे लिखवाऊं वैसे वैसे आपको शानदार नोट्स बनाने हैं। क्लास में मैं अल्टीमेट तरीके से आपको नोट्स बनवाऊंगा विद कॉलेज एग्जाम स्टैंडर्ड, मतलब कॉलेज में कैसे लिखना होता है अपन को उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि यहाँ पे बेटा एक्सप्लेनेशन पावर पे ध्यान दिया जाता है अपन को। जैसे 12th में हम लिखते हैं तो वहां पे समराइज करके चीजों को लिखते हैं, यहाँ पे उन चीजों को हमको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। जो आंसर देना है वो शब्द सीमा अधिक होती है यहाँ पे, ठीक है? तो इस प्रकार स्टडी करनी है अपन को। और भाई अपने फिजिक्स में 2 पार्ट होते हैं, एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है, एक थ्योरी पार्ट होता है। तो प्रैक्टिकल पार्ट की क्या कहानी रहेगी, ये तो तुम्हारा थ्योरी है जो बुक से रिलेटेड स्टडी करोगे आप, आपके जैसे मैकेनिक्स वाली बुक है। लेकिन सर प्रैक्टिकल के लिए तो ये मैं जैसे जैसे अपन, अभी तो अपनी फर्स्ट क्लास है, प्रत्येक क्लास में आपको बताता चलूंगा प्रैक्टिकल आपको कैसे करने हैं, उनकी पढ़ाई कैसे करनी है, क्या सिस्टम रहेगा। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आराम से मस्त रहो, ठीक है? यही काम कर रहा हूँ 10-12 साल से, कॉलेज स्टैंडर्ड ही पढ़ा रहा हूँ, 1% टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और जब YouTube चैनल पे मेरी क्लासेस देखोगे तो वहां तुम्हें आइडिया लग जाएगा मेरा पढ़ाने का तरीका। मेरी सलाह यह है कि आप के शर्मा फिजिक्स डाल के वहां पे इंस्पायर एकेडमी जो चैनल आएगा उस पे प्लेलिस्ट में जाओ और BSc फर्स्ट ईयर की 2-4-5 क्लास देखो। जब क्लासेस देखेंगे ना तो उन्हें बिलीव होगा तुम लोगों को, तुम्हें ऐसा फील होगा कि हम एक बहुत अच्छे टीचर्स के पास पढ़ रहे हैं, ठीक है? कॉन्फिडेंस आता है जब हायर एनर्जी के साथ अपन स्टडी करते हैं, तो तुम्हें स्वयं को ऐसा लगता है कि हाँ भाई सामने वाला बढ़िया बंदा है, ठीक है? तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आराम से मस्त रहो। कल से अपन रेगुलर क्लास स्टार्ट करेंगे, रेगुलर, ये अपनी फर्स्ट क्लास है इसलिए बोल रहा हूँ, कल से अपन पढ़ाना स्टार्ट करेंगे रेगुलर। तो नोटबुक लेके आनी है, पेन लेके आना है। अब कई बच्चे हैं सर हम बुक कौन सी खरीदें, क्या खरीदें, तो मेरी एडवाइस तो यह है कि अभी थोड़ा सा वेट करो, फिर मैं बुक के बारे में भी आपको बता दूंगा। थोड़ा सा वेट करो,
क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस में आपके में हल्का सा चेंज किया जा रहा है, तो वो चेंज कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, और उसके लिए कौन सी बुक ठीक रहेगी, तो ये मैं आपको 2-4-5 दिन के बाद क्लास में बता दूंगा। तो आप उस बुक को फिर परचेज कर लेना, ठीक है। चलो भाई, जय श्री कृष्ण।